गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए जेटेट, सीटेट और एस्टेट जो 2025 में आगामी एग्जाम होने की संभावना है, उसका हम लोग आज इम्पोर्टेंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन लाने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और यह इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, जो है एस्टेट के लिए उपयोगी रहेगा, सीटेट के लिए और जेटेट के लिए भी। जेटेट के लिए खासकर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, आज देखते हैं। और ये रहेगा आपका एसएसटी का पड़ेगा पेपर 2 का। चलिए, तो आज का हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि आप 20 क्वेश्चन है तो आप लोग कितना सही कर पाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभिलेखगार वह स्थान है जहाँ, तो अभिलेखगार से क्या संबंध है, वह स्थान है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है उसको बोलते हैं। ऑप्शन में मिलता है खुदाई में पाई गई पशुओं और पंछी की हड्डियों को जो रखा जाता है उसको बोलते हैं। ऑप्शन में से बोलता है पुरातात्विक द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारत के अवशेषों को रखा जो जाता है उसको बोलते हैं। और ऑप्शन में खुदाई में पाई गई मूर्तियों को जो रखा जाता है उसको बोलते हैं। तो बताइए अभिलेखगार किसे कहते हैं? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा पांडुलिपियों को दस्तावेज को जो रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभिलेखगार। तो यही बोलते हैं पांडुलिपि और दस्तावेज को जो रखने के प्रक्रिया जो होता है उसको अभिलेखगार कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें बोलता है इन नाविकों में से किसने भारत के समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो बताना है कौन से ऐसे थे जो भारत के समुद्री रास्ता को पार करने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था। कौन सा अटलांटिक महासागर को पार किया था? पहला ऑप्शन है क्रिस्टोफर कोलंबस था। ऑप्शन में फाजियान था। ऑप्शन में से जुंग जांग नायार था। ऑप्शन में वास्को डिगामा था। तो बताइए कि कौन था जो अटलांटिक महासागर को पार करके आया था? तो इसका सही जवाब क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यही था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, तो याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें देख ले अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित में लिपियों में से किस में लिखे गए थे? तो बताइए कौन में लिखे गए थे? लैंग्वेज में, तमिल भाषा में, ओचिकी में, देवनागरी में या ब्राह्मी में? बताइए कि अशोक का जो अभिलेख है कौन से लिपियों में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक का कौन सा अभिलेख? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभिषेक जो इसके लेख है ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। पांडुलिपियां और अभिलेखों पर निम्नलिखित में से दो कथन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया है, दोनों पर विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोलता है। पहला ऑप्शन बोलता है पांडुलिपियां प्रायः क्या है ताल पत्रों अथवा भूज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। हाँ, ये तो सही है। दूसरा बोलता है कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो आपको बताना है कि ये दोनों सही है। ऑप्शन में बोलता है ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन में ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन में ए सही है और बी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है और बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये कहा था वृक्ष मतलब भोज नामक वृक्ष की छाल और विशेष भोजपत्र लिखा जाता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। और पत्थर और जैसे धातु अपेक्षाकृत सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें बोलता है भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो वे जो रहते थे कौन सा में रहते थे? दक्षिण भारत में रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे, पश्चिम भारत में रहते थे, उच्चम पश्चिम भारत में रहते थे। तो ये भारत का मैप है, यह इधर पूरा होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। तो आप लोग बताइए किधर रहते थे वो लोग? तो वो लोग रहते थे ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिम भारत। तो उत्तर पश्चिम भारत का है, तो यहाँ उत्तर हो गया ये वाला, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम भारत। तो ये इस बार एरिया जो पड़ता है इस एरिया की तरफ वो ये लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़ते हैं। इतिहासकार हमारे भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, तो कथन किसका है ये बताना है। तो भूतकाल का लेखा जोखा का जो ये कथन कौन दिया था? पहला ऑप्शन डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन रिप्सन, ऑप्शन प्रो घाटे, ऑप्शन जोन्स। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? प्रोफेसर घाटे ने इसका दिया था कि यह लेखा जोखा के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था? तो बताइए पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल कौन था? सर विलियम बेंस,
ऑप्शन में जेम्स प्रिंसेस, ऑप्शन में जेम्स फर्गूसन और ऑप्शन से अलेक्जेंडर कविंगम। बताइए कि इसका जो सर्वेक्षण का जनरल कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो ये जो है इनका जनरल था। क्वेश्चन में ये देख लेते हैं, शाहनामा किसके द्वारा लिखे गए थे? बताइए शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया थे? उमर खयाम के द्वारा, ऑप्शन में फिरदौसी के द्वारा, ऑप्शन में शेख सादी के द्वारा, ऑप्शन में कौंडियन के द्वारा। तो किसके द्वारा शाहनामा लिखे गए थे? चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, फिरदौसी के द्वारा लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अजंता का गुफा स्थित है, तो अजंता गुफा कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? तो अजंता गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो अजंता गुफा याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इतिहास का कब प्रारंभ हुआ था? तो इतिहास का प्रारंभ नहीं पता है। पहला ऑप्शन है जब मानव सभ्यता प्रारंभ हुआ तब, जब मानव स्मृति प्रारंभ होती तब, ऑप्शन में से बोलता है जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब, ऑप्शन में डी बोलता है उपरोक्त में से सभी। तो बताइए इतिहास कब प्रारंभ हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये जब लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब। जब इतिहास का प्रारंभ, जब उसका लिखित स्रोत, उसका जो ये होता है उसके बारे में जब लिखित स्रोत प्रारंभ होने लगा तब ये इतिहास का प्रारंभ माना जाता है। अब अगला ऑप्शन है, प्लिनी कौन था? एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा था, एक राजा जो अफगानिस्तान में जाकर बस गया था वो, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था उसने, और ऑप्शन में सभी। तो प्लिनी कौन था आप बताइए? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, एक रोमन विद्वान था जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ साथ व्यापार का भी उल्लेख किया था, तो यही था प्लिनी। तो आप लोग ये भी याद रखें। आप जैसे कि प्लिनी, तो प्लिनी कौन था? रोमन ये था। तो रोमन के बारे में और एक दो बता देते हैं कि जैसे कि रोमन का कौन कौन था। तो रोमन का और एक दो था, जैसे कि था डायनियोसियस था, तो टॉलमी भी था, जो टॉलमी था, टॉलमी टॉलमी भी था, ये रोमन था। इसने कौन सा जियोग्राफी का लिखा था, जियोग्राफी का लिखा था। प्लिनी, प्लिनी के बारे में तो पता चल गया। ये कौन था? हिस्टोरिका नामक का लेख किया था, हिस्टोरिका लिखा था, हिस्टोरिका लिखा था। तो हिस्टोरिका लिखा था प्लिनी। उसके बाद फिर मेगास्थनीज था, ये भी क्या था? ये भी रोमन रोमन लेखक था। तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज क्या लिखा था? इंडिका। ये रखे इंडिका, ये याद रखे, इंडिका नामक का बुक लिखा था ये भी। चलिए, हेरोडोटस था जो इतिहास के बारे में, इतिहास का पिता के नाम से भी जाना जाता था। हेरोडोटस क्या था? इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देख लेते हैं, भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तो प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों इतिहास के बारे में था, कालों में विभाजित करने में समस्या थी, तो निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी थी? तो बताइए, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, आधुनिक विभाजित करने में समस्या हो रही थी, तो आपको बताना है कि वो समस्या क्या थी। पहला ऑप्शन है विभाजन भारतीय राज्य के क्रमिक गति को दर्शाना, ऑप्शन बी तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त, ऑप्शन में से यह संकल्प पश्चिम से ली गई थी जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना और लोकतंत्र स्वतंत्रता समानता से संबंधित था, ऑप्शन में बताया भारतीय इतिहास काल में प्राचीन काल और मध्य काल और आधुनिक काल में अंतर स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती थी। तो बताइए इसमें से समस्या कौन सी थी? तो उस समय की समस्या क्या थी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह संकल्प पश्चिम से ली गई थी जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना और लोकतंत्र की समानता से संबंधित थी। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, आदिवासी लोग मतलब जनजातियां अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, तो वर्तमान में इतिहासकार आदिवासियों का कैसे इतिहास कैसे लिखते थे? तो आदिवासी का एक दिक्कत था, क्या कहता था वो, क्या कहते थे, जो भी थे रिकॉर्ड वो लिख के नहीं रखते थे कभी। तो जो वर्तमान में जो इतिहासकार है उसको आदिवासी के जो इतिहास को बारे में जानना है, तो उसके इतिहास को कैसे लिखते थे उसके बारे में पूछा है। प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते थे, ऑप्शन में आदिवासी की पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके लिखते थे, ऑप्शन में से पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके लिखते थे, और ऑप्शन में वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते थे। तो किस प्रकार से लिखते थे बोलो? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो अर्थात यह वाचिक परंपरा क्या होता है? जिसमें से जैसे आदिवासी लोग था, तो आदिवासी अपनी जो परंपराएं थे वो दूसरे को मतलब क्या क्या मौखिक रूप से उसको बता दिया जाता था, फिर उनकी जो पीढ़ियां आती थी उनको दोबारा इसको मतलब कि फिर अपनी पीढ़ियों को बताया जाता, तो यही होता वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके वो लोग उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऐतिहासिक काल वह है जहाँ अतीत में स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन में उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन में इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं और ऑप्शन में इतिहास लिखते हैं। तो बताइए ऐतिहासिक काल वह है, क्या है बताइए यार? ऐतिहासिक काल क्या है? जिसमें इतिहास के स्मृति शेष और अवशेष मिलते हैं, यही ऐतिहासिक काल है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, कॉमन एरा क्या होता है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा है। हिंदू हिंदू एरा और मुसलमान एरा में सम्मिलित विकसित का एक नया एरा है। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा। ऑप्शन में क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया का अधिकांश हिस्सों को सुरक्षित है। तो बताइए कि कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्या है? ये अभी आधुनिक रूप से क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में सुरक्षित किया जाता है। तो यह कॉमन एरा, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत क्या है? तो बताइए महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत क्या है? फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य और हिंदी साहित्य। तो कौन सा हो जाएगा? 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह संस्कृत साहित्य था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? साहित्य, संस्कृत साहित्य। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, इंडिका का लेखक था कौन था? अल्बरोनी, जस्टिन, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो। तो इसका था इंडिका का लेखक बताइए। अभी जस्ट बताया था कौन था? मेगास्थनीज। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। ये कौन था? यूनानी था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर यह प्रशस्ति के बारे में गलत पूछा है? तो पर्याय प्रशस्ति के बारे में गलत पूछा है, गलत ध्यान दीजिएगा। राजा की प्रशंसा करने के लिए, उनकी संरक्षण पाने के लिए उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा लिखी जाती थी। ऑप्शन में प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ऑप्शन से ये जिस काल से संबंधित था उस काल का इतिहास मूल्यवान स्रोत था। प्रशस्ति के शासक राजा की उपलब्धियों को वर्णन करते थे। बताइए प्रशस्ति के बारे में गलत क्या पूछा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। ये प्रायः राजा के लिए स्वयं लिखा करते थे। राजा इसमें स्वयं नहीं लिखा करते थे। बाकी ये सब सही है। ये स्वयं नहीं लिखा करते थे, ये गलत है। बाकी ये सब यहाँ होते हैं, कभी को उपलब्धि पाने के लिए लिखते थे, उनके संरक्षण पाने के लिए कवि द्वारा लिखे जाते थे। ये सब भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं पूछा है। ये प्रायः तार पत्रों पर लिखे जाते थे। ऑप्शन में भी ये प्रायः जिस काल में प्रदर्शित करते थे उस काल का मुख्य स्रोत था। ऑप्शन में से ये हस्तलिपि और उनकी बाद मुद्रित की गई थी। और ऑप्शन में से कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरे गए थे। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं पूछा है? तो पूछा है हस्तलिपि के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह वह काल जो प्रदर्शित करते थे उस काल का मुख्य स्रोत था। तो ऐसा नहीं था, तो जो प्रदर्शित करते थे यह उसका मुख्य स्रोत नहीं था। तो ये गलत है। बाबा के साथ है, तारपत्र में लिखे जाते थे हस्तलिपियां। यह हस्तलिपियां उनके मौजूद लिखे गए, ये भी सही है। आपको पत्थर पे धातु पे ये भी लिखा है। बाबा के 3 ऑप्शन सही है, बट इसमें बोलता है गलत, तो गलत में ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। इसमें बोलता है हिंदू यूनानी शासक के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो हिंदू यूनानी शासक के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों को वृत्तांत के बारे में, ऑप्शन में सिक्कों के बारे में, ऑप्शन में बौद्ध के बारे में, ऑप्शन में जैन साहित्य के बारे में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सिक्के के बारे में जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं यही मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना होता है? तो आपको बताना साहित्य धरोहर का अर्थ माना जाता है पास जाकर बैठना। आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद। बताइए कि जो गुरु के पास जाकर जो बैठ के ग्रहण करते हैं, शिक्षा लेते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं उपनिषद। तो गुरु का समीप जाकर जो बैठ के जो शिक्षा लेते थे उसको बोलते हैं उपनिषद। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जाता था? तो 2012 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? अभी जो 2012 मानते हैं तो उसको 2012 या 2025 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? एडी एडी 2012 लिख सकते हैं, एपी 2012 लिख सकते हैं, बीसी 2012 लिख सकते हैं या एसी 2012 लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं आप? हम कह सकते हैं एडी। एडी मतलब वर्तमान, वर्तमान के बारे में लिखना एडी हो जाएगा 2012। और उसके बाद चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए इतिहास काल का और तिथियों के बारे में रोचक तथ्य। अंग्रेजी में बीसी का अर्थ होता है हिंदी में ईसा पूर्व। यदि अंग्रेजी में बीसी लिखा हुआ है, बीसी लिखा हुआ है, तो हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियां पहले एडी, एडी मतलब जो जस्ट बोलते हैं हिंदी में लिखा होता था एडी। तो यह प्राय एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना था। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह से जन्म के वर्ष। तो ईसा मसीह का जो जन्म होता है उसके वर्ष के बाद वाला जो होता है
एडी, जो एडो डोमिनी के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं कभी कभी एडी की जगह सीई, क्या लिखते हैं, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा और बीसी इसका प्रयोग इस प्रकार कैलेंडर में होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। तो कौन सा, क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब भारत तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो यह भी 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था। तो एडी और बीसी में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कभी कभी